Hello dear students, once again welcome you all to the Bishop Academy online classes. Today we understand about the economics for class 12, and in this part we understand about the Indian economic development and first chapter and seventh part of this chapter. So our today's topic is infrastructure. आज हम इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में समझेंगे. इससे पहले हमने देखा ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर के बारे में कि हमारी जो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर थी कैसी थी, जिसमें हमने देखा कि ब्रिटिश इट्स इंडिपेंडेंस के टाइम में हमने देखा कि हमारी जो ऑक्यूपेशनल कंडीशन थी वो अगर देखा जाए तो एग्रीकल्चर पे ज़्यादा डिपेंड थी, प्राइमरी सेक्टर्स का और पे ज़्यादा डिपेंडेंसी थी. जबकि वहीं हम बात करते हैं किस पे, टर्सरी सेक्टर्स पे, और जब बात करते हैं सेकेंडरी सेक्टर्स पे तो वहाँ इंगेजमेंट हमारी पॉपुलेशन का कम था. और वहाँ पे हमने देखा कि कंपैरिजन जब किया हमने डेवलप्ड कंट्री से, तो वहाँ पे इन जगहों पे यानी टर्सरी और सेकेंडरी सेक्टर्स में इंगेजमेंट ज़्यादा था लोगों का, जबकि प्राइमरी सेक्टर्स में कम था, जो कि उनके डेवलपमेंट के इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के बारे में साफ साफ बताने का काम करता है. लेकिन उसके अगेंस्ट हमारे यहाँ इकोनॉमिकल बैकवर्डनेस को साफ साफ रिप्रेजेंट करता है. तो आज हम समझेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में. तो जब इंफ्रास्ट्रक्चर की जब हम बात करते हैं तो कहता है इंफ्रास्ट्रक्चर रेफर्स टू द एलिमेंट्स. अब एलिमेंट्स कौन कौन से, कहता है इकोनॉमिकल चेंज, जिसमें मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग एंड पावर एनर्जी की बात करता है. जब ये हम देखिए पहले वाले में इकोनॉमिकल चेंज, तो इकोनॉमिकल चेंज होगा कहाँ से, तो कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्टेशन एक मीडियम बनता है, हमारा कम्युनिकेशन मीडियम बनता है, बैंकिंग मीडियम बनता है, पावर एनर्जी का एक मीडियम बनता है. एंड द एलिमेंट्स दूसरे का सोशल चेंजेस. भाई डेवलप्ड या इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो सोशल चेंजेस की भी बात आती है. यहाँ पे लोगों का क्या इकोनॉमिकल चेंजेस होता है तो लोग कमाते हैं. अब यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन करेंगे लोग तो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड करने वाले लोगों को फैसिलिटीज मिलती है. कम्युनिकेशन के माध्यम से देखें तो कम्युनिकेशन एक मीडियम हो जाता है जहाँ पे लोगों को इनकम ऑफ लेवल बेटर मिल जाता है. सोशल चेंजेस की बात करते हैं, ग्रोथ ऑफ एजुकेशन. अगर एजुकेशनल ग्रोथ होता है तो सोशल होता है. हेल्थ की बात करते हैं, हाउसिंग की बात करते हैं, हाउसिंग फैसिलिटीज़ की. तो ये सारी चीज़ें जो रिप्रेजेंट करती है किसको, ये सोशल ग्रोथ को. अगर गवर्नमेंट क्या करती है, घर बना के देती है सोशल ग्रोथ के लिए, वो रोड बनाती है, स्कूल बनाती है, हॉस्पिटल बनाती है, वो सोशल ग्रोथ को रिप्रेजेंट करता है. विच सर्व एज अ फाउंडेशन ऑफ द ग्रोथ. जो क्या होता है, ग्रोथ का एक फाउंडेशन के रूप में, यानी कि एक आधार के रूप में, एक बेसिस के रूप में उसको सर्व करने का काम करता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को ऑफ द कंट्री. यानी कि कंट्री को ग्रोथ करना है या डेवलपमेंट करना है तो उसके लिए उसका इकोनॉमिकल चेंजेस यानी इकोनॉमिकली सिचुएशन बेहतर हो और सोशल सिचुएशन बेहतर हो तो वो कंट्री अच्छा काम करे और उसका ये माना जाएगा कि उसका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, बेहतर है. फिर कहता है एलिमेंट्स ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज ड्यूरिंग द ब्रिटिश मे बी डिस्क्राइब. अब कैसे उसको डिस्क्राइब किया जाए, कैसे कैसे चीज़ें रही हैं, तो उसमें पहला आता है रेलवे की बात होती है. तो हमको पता था ब्रिटिशर्स ने फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया था. तो यहाँ से कुछ क्वेश्चन बनते हैं आपके, इवन जीके के लिए बनते हैं और आपके 1 मार्क्स क्वेश्चन के लिए बनते हैं. जो कि अगर देखें तो फर्स्ट ट्रेन रन फ्रॉम बॉम्बे मुंबई टू ठाणे 1853 में. ये कहीं ना कहीं अगर देखें तो एक जीके का कॉन्सेप्ट बन जाता है. यहाँ रेलवे की अगर बात कर ले तो रेलवे वॉज इंट्रोड्यूस इन इंडिया इन 1850 एंड वर डेवलप्ड to the transport finished goods from the Britain to interior of the colonial. अंग्रेजों ने कहा कि रेलवे को 1850 में इंट्रोड्यूस किया गया था और जो उसका डेवलपमेंट था वो ट्रांसपोर्ट करना था फिनिश गुड्स को, किसके, फ्रॉम ब्रिटेन, जो ब्रिटेन से आने वाले थे. और कहाँ पे, इंटीरियर कॉलोनियल ऑफ द इंडिया. इंडिया के अलग अलग कोनों पे, ज़्यादातर इंडिया के बाकी जगहों पे फिनिश गुड्स को पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन के रूप में इसका इस्तेमाल किया गया. फिर कहता है रीडिंग ऑफ द साइज ऑफ द मार्केट. और इससे क्या हुआ, जो मार्केट था विद द व्यू टू द वेडिंग ऑफ द साइज ऑफ मार्केट, जिसकी वजह से क्या था, जब हम एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक इंडिया के पहुंचना शुरू कर दिए तो इससे क्या रहा कि यहाँ से यहाँ पहुंचना, यहाँ से यहाँ पहुंचना आसान हो गया. तो जो प्रोडक्ट यहाँ आ रहा था उसको अल्टीमेट कॉर्नर तक यानी कि दूसरे कॉर्नर तक इंडिया के पहुंचाया जा सकता था. यानी कि अब मार्केट क्या हो गया था, इनका बड़ा हो गया था. फिर क्या कहता है, इट मेंटेन अ वाइडिंग द साइज ऑफ मार्केट टू द फॉर द ब्रिटिश प्रोडक्ट इन इंडिया. इसने क्या किया, इसका इट्स एम्ड, इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था, वाइडिंग अप द साइज ऑफ द मार्केट. मार्केट को बड़ा करना किस प्रोडक्ट के लिए, ब्रिटिश प्रोडक्ट के लिए. कहां पे, इंडिया में. इंडिया में ब्रिटिश प्रोडक्ट के लिए मार्केट को बड़ा करना, रेलवे को इंट्रोड्यूस करना कहीं ना कहीं उसका एक उद्देश्य रहा कि उनका जो रॉ मटेरियल है वो अल्टीमेटली केवल यहाँ से पोर्ट है तो यहाँ से रॉ मटेरियल लेके आ रहे हैं तो आसानी से पहुँच जाए.
प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं तो वो अल्टीमेट लोगों तक, जहां भी कंज्यूमर बैठा हुआ वहां तक पहुंचा दे, ठीक है, ये उसका मेन ऑब्जेक्टिव था, ठीक है। तो हाउएवर इंट्रोडक्शन ऑफ द रेलवे इज कंसीडर्ड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन टू द ब्रिटिश इन इंडिया। अब कहता है इस तरीके से अगर देखा जाए तो इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे को इंट्रोड्यूस करना इज कंसीडर्ड द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहा ब्रिटिश इन इंडिया, ब्रिटिशर्स के लिए इन इंडिया में, भारत में, यानी भारत में रेलवे को इंट्रोड्यूस करना बहुत फायदेमंद रहा, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहा इकोनॉमिकल सिचुएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ब्रिटिश के लिए, ब्रिटिशर्स के लिए और उनके प्रोडक्ट के लिए। फिर कहता है पोर्ट की बात करें तो आपको पता है पोर्ट होता क्या है। जब हम पोर्ट की बात करते हैं तो पोर्ट वो जगह होता है जहाँ पे क्या करते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए हम प्लेस बनाने का काम करते हैं। कहता है द वेयर द डेवलपमेंट ऑफ द पोर्ट वर डेवलप्ड टू द हैंडल द एक्सपोर्ट ऑफ द रॉ मटेरियल। पोर्ट को डेवलप करने के लिए किया गया क्या, जो एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट करने के लिए, किसके लिए भाई, जैसे हमें पता है मटेरियल टू द ब्रिटेन को सामान भेजने के लिए, एंड इंपोर्ट ऑफ द फिनिश गुड्स फ्रॉम द ब्रिटेन, और ब्रिटेन से सामान को लाने के लिए पोर्ट वगैरह को डेवलप करने का काम किया गया। और डेवलपमेंट ऑफ द इनलैंड वाटरवेज द प्रोवाइड द अनइकोनॉमिकल, और जो अगर देखें जो ये पोर्ट का डेवलपमेंट था कहीं ना कहीं अनइकोनॉमिकल सिचुएशन को रिप्रेजेंट, कि इसमें अगर देखें तो इकोनॉमिकल बेनिफिट्स तो इनके लिए था लेकिन इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू पे इनका थोड़ा सा बेहतर पड़ता, कम पड़ता था। फॉर द एग्जांपल द कोस्ट कैनल ऑन द ओडिशा, द कोस्ट वाज बिल्ड एट अ ह्यूज कॉस्ट, कोस्ट को तो बहुत ज़्यादा पैसे भी लगाया गया, बट द फेल्ड टू कंपेयर विद द रेलवेज was the ultimately the bonded, और ये जो रेलवे की सिचुएशन थी इसको कंपेयर करने में बॉन्डेड है, यानी इसको फेल्योर सिचुएशन को लेके आया। अब हम बात करते हैं पोस्टेज को, तो जैसा पोस्टेज का काम होता है, पोस्टेज एंड टेलीग्राफ की बात करें तो एडमिनिस्ट्रेटिव के पॉइंट ऑफ व्यू से अंग्रेजों ने इसको डेवलप करने का काम किया, जो आज भी चल रहा है। इसमें मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह तक भेजने का काम किया जाता है। सो अगर हम बात करें तो पोस्ट एंड टेलीग्राफ वर द डेवलप्ड टू एनहांस द एडमिनिस्ट्रेटिव इफिशियंसी। अंग्रेजों ने इसको किस लिए डेवलप किया था, अपने एडमिनिस्ट्रेटिव इफिशियंसी को बढ़ाने के लिए। कहता है डाउटलेस इट सर्व अ पर्पस ऑफ मेंटेनिंग द लॉ एंड ऑर्डर। इसका जो इस्तेमाल, नो डाउट इसका कोई कहता है इसमें कोई संदेह नहीं है कि इसका जो पर्पस रहा है वो मेंटेनिंग द लॉ एंड ऑर्डर था, लॉ एंड ऑर्डर को प्रॉपर तरीके से मेंटेन करना, क्योंकि कम्युनिकेशन का कोई दूसरा मीडियम था नहीं, तो पोस्टेज एंड टेलीग्राम ही थे जिसको लोग इस्तेमाल करके मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह तक भेजने का काम करते थे, और एडमिनिस्ट्रेटिव सिचुएशन को अच्छे तरीके से चलाना अंग्रेजों का अपना मेन ऑब्जेक्टिव था। रोड्स की अगर बात करते हैं तो रोड्स को डेवलप करने का फायदा क्या रहा, कहता है कि तो रोड्स वर डेवलप्ड टू फैसिलिटेट द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द रॉ मटेरियल फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री टू द पोर्ट। रोड को डेवलप करने का सबसे बड़ा मेन रीजन रहेगा क्या, कि जो कंट्रीज है अपनी, जो कंट्रीज हैं, कंट्रीज के अलग अलग कॉर्नर से प्रोडक्ट को कलेक्ट करके पोर्ट तक पहुंचाने में आसानी हो, इसलिए रोड को डेवलप करने का काम किया गया। कहता है कि देयर वर नो एफर्ट मेड टू डेवलप ऑल वेदर रोड्स टू रीच आउट द रूरल एरिया ड्यूरिंग द रेनी सीजन। कहता देयर इज नो एफर्ट टू मेक द डेवलप्ड ऑल वेदर रोड। कहता कोई एफर्ट करने की जरूरत है कि उस रोड को डेवलप, जो ऑल वेदर रोड होता है उसको डेवलप करने के लिए, जिससे क्या करते हैं रूरल एरिया तक हर समय, यानी कि स्पेशली क्या इसकी बात करें, रेनी सीजन में पहुंचा सके। एज अ रिजल्ट द पीपल लिविंग इन द रूरल एरियाज सफर्ड एट अ टाइम ऑफ द नेचुरल कैलेमिटीज। इन लोगों ने केवल अपने, जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने केवल अपने फायदे के हिसाब से रोड को डेवलप करने का काम किया गया। उन्होंने उन रोड को ज्यादा बनाया जहां से वो सीधे सीधे अपने पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रांसपोर्टेशन को मेंटेन कर सके। इंटीरियर एरिया में या गांव को जोड़ने के लिए नहीं बनाया, जिसकी वजह से क्या था कि गांव का जो लोग था वो ज्यादातर क्या करता था, रेनी टाइम में या फिर किसी नेचुरल क्लाइमेटीज की वजह से वो हमेशा सफर करने का काम करते थे, उनको परेशानियों को फेस करना पड़ता था। अगर ब्रीफली हम बात करते हैं तो क्या कहता है, ब्रीफली सम मोडेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज इन द इकोनॉमी। कहता है कुछ बदलाव है ड्यूरिंग द ब्रिटिश राज, इज नॉट डिनाइड। कहता है जो बदलाव रहे उनको कुछ डिनाई, जैसे मान लीजिए रोड उन्होंने बनाने का काम किया, डिनाई नहीं कर सकते। पोस्टेज एंड टेलीग्राफ का बात किया, डिनाई कर सकते। ट्रांसपोर्टेशन की बात की, रेलवे को इंट्रोड्यूस किया, डिनाई नहीं कर सकते। पोर्ट वगैरह बनाए, इन सब का तो इम्पैक्ट पड़ा। फिर कहता है
बट द मोटिव बिहाइंड दिस चेंज वॉज नॉट द ग्रो एंड डेवलप ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। लेकिन इस मोटिव के पीछे, जो बदलाव के पीछे जो मोटिव था, वो इंडियन इकोनॉमी को डेवलप करना नहीं था, उनके अपने मार्केट को बढ़ाना था, रॉ मटेरियल को ईजिली ब्रिटेन तक पहुंचाना था, और तमाम तरह की चीज़ें रही जो उन्होंने अपने बेनिफिट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा। अब हम बात करते हैं, यहां एक क्वेश्चन आता है, कहता है वॉज देयर एनी पॉजिटिव इंपैक्ट ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया? ब्रिटिश रूल का इंडिया में कोई पॉजिटिव इंपैक्ट रहा? तो अगर देखें तो सर्टेनली अगर कहेंगे तो नहीं, लेकिन इफ द इंपैक्ट ऑफ द ब्रिटिश राज रूल इज स्टडीज विद द रेफरेंस ऑफ द मोटिव ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया, अगर हम देखें तो अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट के मोटिव से देखें तो इंडिया कोई बेनिफिट नहीं रहा जो उन्होंने रूल किया। द मोटिव वॉज क्लियर एंड द फोकस्ड, उनका जो मोटिव था वो क्या था? क्लियर था और फोकस्ड था। इट वॉज द कॉलोनियल एक्सप्लोरेशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, जिसका मेन मोटिव क्या था कि इंडियन इकोनॉमी को एक्सप्लॉइट करना, उनको शोषण करना। फिर कहता हाउएवर द मीन्स ऑफ द अचीव एंड द यील्ड द सम पॉजिटिव साइड इफेक्ट दीज अंडर आर अंडर। कहता कि इन सब चीज़ों के अलावा भी कुछ ऐसे इफेक्ट रहे जो उनके लिए तो निगेटिव रहे, लेकिन हमारी इकोनॉमी के लिए कहीं कहीं फायदेमंद रहे, जिससे द कॉमर्शियल आउटलुक ऑफ द फार्मर्स। पहले फार्मर अपने लिविंग्स को फोकस करते हुए क्या करता? प्रोडक्टिविटी को मेंटेन करने का काम करता था, लेकिन अंग्रेजों के हिसाब से, अंग्रेजों के तमाम तरह की पॉलिसीज की वजह से कॉमर्शलाइजेशन की तरफ मूव करना शुरू कर दिया। यानी फार्मर अब जो प्रोडक्टिविटी करता है वो कॉमर्शियल सिचुएशन को फोकस करता है, यानी कि वो केवल खाने के लिए नहीं, अपनी लिविंग्स को मेंटेन करने के लिए, वो ये सोच के करता है कि अब वो उससे इकोनॉमिकल बेनिफिट भी लेकर। तो फोर्स द कॉमर्शलाइजेशन ऑफ द एग्रीकल्चर अंडर द ब्रिटिश रूल्स एक्सपोज द सब्सटेंसेस फार्मिंग। जो प्रेशर था ब्रिटिश रूल के दौरान फार्मिंग के लिए, उसने एक्सपोज किया किसको? फिर कहता है अनसर्टेनिटीज ऑफ द मार्केट ट्रू बट इट्स ऑल्सो लीड टू द ग्रेजुअल चेंज इन द आउटलुक ऑफ द फार्मर्स। एक तो प्रॉब्लम थी, प्रोडक्ट ये लोग बनाते, प्रोड्यूस करते कॉमर्शलाइजेशन पॉइंट से, तो कहीं ना कहीं अनसर्टेनिटीज बनी रहती मार्केट में। लेकिन उसका जो फर्क दिखा, उसने क्या किया? जो आउटलुक था फार्मर का, उसको उसने चेंज कर दिया। कहता फार्मर स्टार्टेड कंसीडर द मार्केटिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट एज एन इंपॉर्टेंट डिटरमिनेंट ऑफ देयर प्रोडक्शन डिसीजन। अब क्या रहा? कहता फार्मर स्टार्टेड कंसीडर द मार्केट। अब फार्मर जो था, फार्मिंग जो कर रहा था, उसमें क्या उसका मेन पॉइंट था? मार्केट प्राइस क्या होना चाहिए, उसको कंसीडर करके चल रहा था, उसको सोच के चल रहा था, ताकि वो क्या करे? प्रोडक्शन के वैल्यूज को डिसाइड कर सके, उसकी क्या वैल्यूज होगी, उसके लिए उसके प्रोडक्ट की वैल्यूज क्या, उसको डिसाइड करे। ये थोड़ा सा पॉजिटिव इंपैक्ट रहा। फिर कहता न्यू अपॉर्चुनिटीज ऑफ द एम्प्लॉयमेंट। अब रेलवे के बढ़ने से क्या रहा? पोर्ट के बढ़ने से क्या रहा? भाई अकेले कोई काम तो कर नहीं सकता, वहां पे लोगों की जरूरत रही, तो कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ी। द स्प्रेड ऑफ द रेलवे एंड द रोडवेज ओपन अप न्यू अपॉर्चुनिटीज ऑफ द इकोनॉमिक एंड द सोशल ग्रोथ। ये नई अपॉर्चुनिटीज मिली, लोगों को काम मिलना शुरू हो गया, इकोनॉमिकल सिचुएशन बेहतर हो गई। फिर कहता कंट्रोल ऑफ द फेमिन्स की अगर बात करें तो रैपिड मीन्स ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज, द रैपिड मूवमेंट ऑफ द फूड ग्रेन एंड द फेमिन्स इफेक्टेड द एरियाज। अब कहता है कि अब कंट्रोल ऑफ द फेमिन्स। अब देखिए जब ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज अच्छी होगी तो मूवमेंट भी अच्छा होगा। तो फूड ग्रेन जो हमारे खेतों से निकल के हमारे पास उस वक्त कोई स्टॉक नहीं होता था, कोई हमारे पास अगर देखें तो कोई स्टोरेज नहीं होता था। अब क्या हुआ? ट्रांसपोर्टेशन अच्छा होने की वजह से कम टाइम में वो प्रोडक्ट अल्टीमेट मार्केट तक आसानी से पहुंच जाते थे। अकॉर्डिंगली द फेमिन वाज द कंट्रोल। इसकी वजह से क्या रहा? जो इन्वायरमेंट का इफेक्ट पड़ता था हमारी प्रोडक्टिविटी पे, वो फेमिनिस्ट एरियाज क्या थे? पूरी तरीके से कंट्रोल हो गए। ठीक है, मॉनेटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, देयर वाज द ट्रांजेक्शन ऑफ द बार्टर सिस्टम ऑफ द एक्सचेंज ऑफ द मॉनेटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। पहले हमारे यहाँ भी बार्टर सिस्टम एज इट इज ही चलता था, क्योंकि इकोनॉमिकल सिचुएशन बहुत अच्छी नहीं थी। तो अब क्या हुआ? पहले आपने अभी भी कुछ जगहों पे आपने देखा होगा काम के बदले लोग अनाज देने का काम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मॉनेटरी सिस्टम आ गया, पैसे लोग लेना पसंद करते हैं काम के बदले, अनाज नहीं। ठीक है, द ग्रोथ ऑफ द मॉनेटरी सिस्टम ऑफ द एक्सचेंज फैसिलिटेटेड डिवीजन ऑफ द लेबर, स्पेशलाइजेशन एंड द लार्ज स्केल ऑफ द प्रोडक्शन। अब इसका फर्क क्या? मॉनेटरी सिस्टम के एक्सचेंज ग्रोथ होने से या मॉनेटरी सिस्टम के आने की वजह से क्या होता था? डिवीजन ऑफ लेबर, काम का बंटवारा हो गया। अब काम के हिसाब से पैसे की लोग बात करेगा, स्पेशलाइजेशन आना शुरू हो गया और लार्ज स्केल पे प्रोडक्टिविटी होनी शुरू हुई। इफिशिएंट सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन,
अब गवर्नमेंट भी क्या करी, कहता है द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया लेफ्ट द लेगेसी ऑफ द एफिशिएंट सिस्टम ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, दिस सर्व एज अ रेडी रेफरेंस ऑफ आवर पॉलिटिशियंस एंड द प्लानर्स। अब अंग्रेजों ने क्या किया था, उन्होंने एक इफिशिएंट, एक बहुत ही अच्छा बेहतर सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन दे दिया था, जो हमारे जो पॉलिटिशियंस थे, जो हमारे प्लानर्स थे, उनके लिए एक रेफरेंस के रूप में था, जिसका इस्तेमाल वो अपनी पॉलिसीज को बनाने में किया करते थे। So dear students, in this video that's all. If you have any type of the doubt or the query, you should be consult to the Google Classroom. Thank you.